अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज हमने पढ़ना है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। इम्पोर्टेंस आपको सिग्निफिकेंस के नाम से भी आ सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, तो इम्पोर्टेंस जब हम पढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc, ये हमें दो चीज़ों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ों के बारे में बताता है। पहला हमें बताता है, प्रेडिक्शन करता है, ये प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये हमें बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रिडिक्ट करता है कि केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वो फॉरवर्ड रिएक्शन में है, वो रिवर्स रिएक्शन में है, या वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो डायरेक्शन के बारे में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। दूसरा जो हमें इसकी इम्पोर्टेंस, दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बताता है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, या कितना रिएक्टेंट बच गया है और कितना प्रोडक्ट अभी बनना बाकी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एक्सटेंट में पता चलती हैं कि किस हद तक रिएक्शन हो गया है या किस हद तक रिएक्शन होना है। चलें जी, अब इसे बारी बारी एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला है प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले तो मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। H2 + I2 2HI। अच्छा जी, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, और 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 700 केल्विन पर, ठीक है, केल्विन स्केल में टेम्परेचर है यहाँ पर, 700 केल्विन पे इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है, 57.0 है। इसके साथ कोई यूनिट इसलिए नहीं लगा क्योंकि इस इक्वेशन का कोई भी यूनिट नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने इसको सॉल्व भी किया था। अच्छा, अब इसका कैसी एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है कि ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगी। अब क्या है कि अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखता हूँ, Kc = HI का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा H2I2। अच्छा, अब अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी टाइम पे, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करूँ, मैं किसी भी टाइम पे रिएक्शन में से सैंपल निकाल लेता हूँ। सैंपल निकालने के बाद उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लूँ, आयोडीन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लूँ और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके वैल्यूज़ मैं इनमें पुट कर दूँ। अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ इनके अंदर, तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो मुझे बताएगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, इसमें कंसंट्रेशन पुट करने के बाद जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन कोशेंट कहलाएगा वो। अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर मैंने किसी भी टाइम पे सैंपल में, मिक्सचर में से थोड़ा सा सैंपल निकाला और उसमें हाइड्रोजन की जो मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन है वो लेट्स सपोज कितनी है, 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
ठीक है। और आयोडीन की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आती है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड की मेरे पास क्या आ जाती है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये सारी वैल्यूज़ आपकी बुक में लिखी हैं। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज़ को इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा रिएक्शन कोशेंट आएगा। और आपको पता है रिएक्शन कोशेंट जो है उसको हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो QC से रिप्रेजेंट कर लें, ऊपर HI के अंदर कौन सी वैल्यू पुट होगी, HI के अंदर पुट होगी 0.40, ठीक है, और हाइड्रोजन की जगह पे 0.10 और आयोडीन की जगह पे 0.20 पुट होगा। और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा इसका 8.0। हमारे पास जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आई है वो है 8.0। अगर मैं इसको अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी KC से कंपेयर करूं तो ये 8.0 इस 57 से बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब है कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा, यानी अभी प्रोडक्ट बनना बाकी है, अभी प्रोडक्ट ठीक से बना नहीं है। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें ये शो हो रहा है कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड में है, ठीक है, फॉरवर्ड में जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, यानी रिएक्टेंट मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत अभी कम है। आगे इससे हमने एक जनरलाइजेशन बनाई है, वो देख लें। वो ये है, पहली जो कंडीशन है जो हमने जनरलाइजेशन के तौर पे बनाई है वो क्या है कि अगर QC की वैल्यू रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू लेस देन हो KC से, यानी अगर QC की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से यानी रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से बहुत कम है, जैसे यहाँ पर है ये इससे KC से बहुत कम है, तो आपका रिएक्शन कहाँ किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड में है। कौन सा रिएक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और अगर यही चीज़ मैं यहाँ दूसरी तरीके से लिखूँ कि अगर QC की वैल्यू ग्रेटर देन है KC से तो आपके पास रिएक्शन रिवर्स में आ रहा है, फॉरवर्ड में नहीं है। तो फिर आपके पास कौन सा रिएक्शन चल रहा होगा, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर QC की वैल्यू इक्वल है KC की वैल्यू से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में, किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक हो गया। तो हम एक रिएक्शन की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सिर्फ अपनी KC की मदद से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से। तो हमने रिएक्शन कांस्टेंट किसी भी टाइम पे निकालना है। यहाँ पर अगर मैं T लिख देता हूँ तो T का मतलब ये है कि एट एनी टाइम, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे अगर हम वैल्यू निकालते हैं और अगर वो कम आती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में है, अगर रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है KC से तो रिवर्स रिएक्शन है, और अगर इक्वल आ जाती है तो इक्विलिब्रियम में है आपका रिएक्शन। अब दूसरी इंपॉर्टेंस जो है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमने ये देखना है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये किस पर बेस करता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इट टेल्स हाउ मच रिएक्टेंट is converted into प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर इसको हम KC की मदद से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर KC की वैल्यू बहुत लार्ज है, लार्ज वैल्यू ऑफ KC यानी क्या है,
Kc की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो हमारे पास रिएक्शन के मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जब अभी ऊपर भी मैंने आपसे बात की थी कि जब Kc की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, ठीक है, तो आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड है, ठीक है, उस दौरान में, और अभी प्रोडक्ट बनेंगे मज़ीद। इसकी एग्जांपल में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल है, ठीक है। इसकी बर्निंग होती है 1000 केल्विन पे मेरे ख्याल से। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर हमारे पास जो Kc की वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²2, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि अभी रिएक्शन फॉरवर्ड में चलेगा। अभी रिएक्शन क्या चलेगा? फॉरवर्ड में चलेगा, क्योंकि अभी रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट अभी बनना स्टार्ट हुए हैं, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। अगर हम बात करें स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, तो इसमें क्या है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc में क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्ट जो होंगे वो एक्सेस में होंगे हमारे पास, ठीक है, और रिएक्टेंट जो होंगे वो क्या होंगे? नेग्लिजिबल, यानी ऊपर वाले का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है अमोनिया की, कि अमोनिया जब डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो यहाँ हमारे पास जो Kc की वैल्यू आती है वो क्या आती है? 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 आती है, और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्सेस है, जबकि रिएक्टेंट हमारे पास बहुत कम है। इसके बाद अगर हम आ जाएं कि मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc, या अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट हो, यानी ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, तो तकरीबन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे, कंपेरेबल होंगे एक दूसरे से। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होंगी वो क्या होगी? एक दूसरे के कंपेरेबल होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है वो है N2O4 2NO2, ठीक है। इनकी जब आपस में कन्वर्जन होती है, ये भी एक क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और जब ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तकरीबन एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। और यहाँ Kc की जो वैल्यू है वो कितनी आती है? 0.211, और ये मॉडरेट है, ठीक है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक दूसरे के कंपेरेबल होगी। तो ये दो हमारे पास इम्पोर्टेंस थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसको आपने हर हाल में याद करना है। ये इस टॉपिक के साथ बच्चों हमारा आज चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तब तक के लिए अल्लाह।